Dear students, myself Harish Saridya. Today I will teach you the third chapter of Vistas. Journey to the end of the earth. पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तुम ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड के बारे में तुम जानते क्या हो। देखो, ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है, और जो तुम अपना वर्ल्ड देख रहे हो, अपनी जो दुनिया देख रहे हो, जो 7 महाद्वीप देख रहे हो इस पृथ्वी के, ऐसे अनगिनत वर्ड हैं इस ब्रह्मांड में। If you go through the astronomy, you will find that there are so many worlds in the universe. हम इस ब्रह्मांड के बारे में प्रारंभिक ज्ञान केवल रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। कोशिशें हो रही हैं कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले, ज़्यादा नहीं, 500-700 साल पहले की बात है कि हमें ये भी नहीं पता था कि अमेरिका जैसा भी कोई महाद्वीप है। एक जीवट नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा था, उसने नई दुनिया की खोज की जिसको आज तुम अमेरिका बोलते हो। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जानने की कोशिश की जा रही है। अब हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ का मतलब पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। पृथ्वी का अंतिम छोर क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप। अब अगर आप अपनी पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में जानना होगा। If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go born was. अगर आप अपने ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अंटार्कटिका की यात्रा करनी चाहिए, उस जगह पे जाना चाहिए। Early this year I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. लेखक कहता है कि वर्ष
इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने अपने आप को एक रशियन जहाज एकेडमिक सोलेस्की, जहाज का नाम है एकेडमिक सोलेस्की, में बैठकर संसार के सबसे शुष्क और सबसे ठंडे महाद्वीप की यात्रा करी। लेखक कहता है कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने रशियन शोध जहाज, खोजी जहाज यानी एकेडमिक सोलेस्की में बैठ करके दुनिया के सबसे शुष्क और ठंडे महाद्वीप की यात्रा करी। ये जगह कौन सी है? तो इस जगह को अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। माई जर्नी बिगेन 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास and involved crossing 9 times zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many cossphere। कहता है कि मेरी यात्रा भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई। कहता है कि माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कहता है कि मेरी यात्रा भूमध्य रेखा के 13.9 डिग्री उत्तर से यानी मद्रास से शुरू हुई और इसमें एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम्स जोन्स। कहता है कि और इसमें 9 समय मंडलों, 6 जांच स्थलों, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 जलाशयों, बॉडीज, वाटर बॉडीज एंड एट लीस्ट मेनी इकोस्फीयर, और कम से कम इतने ही पारिस्थितिकी तंत्रों को भी शामिल किया गया। इस यात्रा में कहता है कि एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम्स जोन्स, 9 समय मंडलों, 6 जांच स्थलों, 3 जलाशयों, जलीय सतहों, जलाशय का मतलब कि जलीय सतह, और कम से कम इतने ही पारिस्थितिकी यानी इकोस्फीयर तंत्रों को शामिल किया गया। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट I had been traveling over 100 hours in combination of a car and aeroplane and a ship, so my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder। कहता है कि by the time I actually set foot on Antarctic continent, इस समय जब हमने अंटार्कटिक महाद्वीप पे अपने कदम रखे, I had been traveling over 100 hours in combination। तो
अंटार्कटिक महाद्वीप में कदम रखने के पश्चात तकरीबन 100 घंटे मुझे विभिन्न साधनों से यात्रा करनी पड़ी। उनमें कौन कौन से थे? कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप, शो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief followed up with an immediate and profound wonder। कहता है कि मुझे विभिन्न साधनों से तकरीबन 100 घंटे तक की यात्रा करनी पड़ी। कहता है इसलिए अंटार्कटिका की दूर दूर तक फैली हुई श्वेत धरा, जमीन, नीले क्षितिज को देख करके मेरे मन में एक शांति की भावना पैदा हुई, भर गई और अचानक मुझे विद्वत्तापूर्ण आश्चर्य भी मेरे सामने प्रकट हो गया। कहता है कि शो माई फर्स्ट इमोशन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। कहता है कि दूर दूर तक फैला हुआ श्वेत जमीन, श्वेत जमीन क्यों कहा गया है? क्योंकि तकरीबन पूरा अंटार्कटिक महाद्वीप जो है बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको श्वेत जमीन कहा गया है। और जब लेखक दूर दूर तक फैले हुए श्वेत जमीन और नीले क्षितिज को देखा तो उसके मन में एक शांति की भावना भर गई, लेकिन साथ साथ एक विद्वत्तापूर्ण आश्चर्य भी उसके समक्ष प्रकट हुआ। Wonder at its immensity and its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। कहता है कि आश्चर्य किस लिए था? तो आश्चर्य इसलिए था कि इसकी विशालता और पृथक्करण, कि इतना बड़ा महाद्वीप आम दुनिया से अलग थलग क्यों है? कहता है कि वंडर एट इट्स इमेंसिटी, उसकी विशाल काय, विशाल रूप को देख करके आश्चर्य था। इट्स आइसोलेशन, और अलग थलग पड़ जाने के कारण आश्चर्य था। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास। किंतु मुख्य रूप से आश्चर्य इस बात का था कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जब ये अंटार्कटिका महाद्वीप और हमारा देश भारत एक ही भूमि के अंग रहे होंगे। कभी ऐसा भी समय रहा होगा कि हमारा देश और ये महाद्वीप भी एक ही जमीन के, एक ही धरती के अंग रहे होंगे। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed
exist entered roughly around the present day Antarctica। कहता है कि तकरीबन 65 करोड़ साल पहले की बात है, 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी तकरीबन 65 करोड़ साल पहले एक विशाल महाद्वीप जिसको हम गोंडवाना के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे तो गोंडवाना लैंड के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तो कहता है कि निश्चित रूप से 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड जो है अस्तित्व में था। entered roughly around the present day अंटार्कटिका। कहता है कि निश्चित रूप से 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड अस्तित्व में था, जो वर्तमान में अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। जब ये महाद्वीप गोंडवाना लैंड में था तो उस समय कहता है कि थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंस, उस समय परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी, चीजें बिल्कुल भिन्न थी। ह्यूमंस हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। मनुष्य, ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पे मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कहता है कि मनुष्य विश्व के मानचित्र पे उत्पन्न नहीं हुए थे। ह्यूमंस हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। और जो जलवायु थी वो काफी गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। कहता है कि ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी, वनस्पतियों का एक विशाल समूह था। कहता है कि वनस्पतियों की विशाल डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां थी उस समय। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव। तकरीबन 50 करोड़ साल पहले, 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना जो है अग्रसर होता गया। बट अराउंड द टाइम when dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway। किंतु उस समय यानी 50 करोड़ वर्ष पहले के लगभग जो मुख्य प्रजाति थी डायनासोर की वो लुप्त होने लगी, वो समाप्त हो गई थी। कहता है कि बट अराउंड द टाइम, अराउंड द टाइम का मतलब कि तकरीबन 50 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त होने लगे। द एज ऑफ मम्मल्स गेट अंडरवे, और उसी समय स्तनधारी जीवों का अभ्युदय हुआ। धरती पे स्तनधारी नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, डायनासोर थे। लेकिन 50
करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी से लुप्त हो गए और स्तनधारी जीवों का अभ्युदय होने लगा। The landmass was forced to separate into countries, और ये विशाल स्थल राशि विभिन्न महाद्वीपों में बंट गई। कोई यूरोप बना, कोई अफ्रीका बना, एशिया बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अमेरिका बना। The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today। और उस समय कहता है कि भूखंड को देशों में विभाजित करने पर मजबूर किया गया। उस समय जो ये गोंडवाना लैंड था वो विभिन्न देशों में तब्दील हो गया, जिसको कि आज हम मानचित्र पे देखते हैं, विभिन्न देशों के रूप में जानते हैं। That's all. Thank you for today.